व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको करवाने वाला हूँ क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मैं इस चैप्टर की आपको एनसीईआरटी की बुक से एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। फर्स्टली बस आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब प्लीज कर दीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ठीक है। In class 6, you have learned that food is essential for all living organisms. तो आपने क्लास 6 में पढ़ रखा है जो हमारा फूड है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिम्स के लिए एसेंशियल है। एसेंशियल मतलब नेसेसरी है। You also learned that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. आपने ये भी पढ़ रखा है हमारे प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स ये कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं। These components of food are called nutrients and are necessary for our body. अब इन्हीं components of food को हम क्या कहते हैं? हमने nutrients कहते हैं, और ये हमारी बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं। तो देखिए आपको यहाँ पे पहले पैराग्राफ में न्यूट्रिएंट्स की भी डेफिनेशन मिलेगा कि हम न्यूट्रिशंस किन्हें कहते हैं। उन कंपोनेंट्स ऑफ फूड को, जैसे कौन कौन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, इन सब को हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड कहते हैं, और यही कंपोनेंट्स फूड हमारे न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। ठीक है। फिर यहां से यहां तक कि आपकी न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन हो गई। ऑल लिविंग ऑर्गेनिम्स रिक्वायर फूड, और जितने भी हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं उन्हें फूड की रिक्वायरमेंट होती है। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल्स इंक्लूडिंग वंस कैन नॉट। अब हमारे पास तो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं। अब उनमें से एक छोटे से छोटा लिविंग ऑर्गेनिम्स और बड़े से बड़ा, मतलब छोटे से छोटे एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बड़े से बड़ा एक एनिमल भी, सबको न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। सबको क्या होती है? न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अब हमारे पास क्या है? प्लांट्स हैं। प्लांट्स अपना फूड तो खुद बना सकते हैं, अपना फूड खुद बना सकते हैं, लेकिन एनिमल्स जिसमें ह्यूमंस भी इंक्लूड है वो अपना फूड खुद नहीं बना सकते। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स। हम कहाँ से अपना फूड पाते हैं? हम ह्यूमंस और अदर एनिमल्स, हम अपना फूड प्लांट्स से पाते हैं, फिर उन एनिमल्स को जो नॉन वेजिटेरियन लोग होते हैं, फिर उन एनिमल्स को खाते हैं जो खुद प्लांट्स खाते हैं। Thus, human and animals are directly or indirectly dependent on plants. इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ह्यूमन और एनिमल दोनों के दोनों ही इनडायरेक्टली या डायरेक्टली प्लांट्स भी डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। अब बूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो बूजो जानना चाहता है कि प्लांट्स अपना फूड खुद कैसे बनाते हैं। तो देखिए, आपने क्लास 6 में भी डेफिनेशन पढ़ी थी कि प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं। प्लांट्स अपना फूड कैसे बनाते हैं? प्लांट्स अपना फूड क्लोरोफिल पिगमेंट से, सबसे पहले तो सनलाइट की जो एनर्जी होती है ना, वो क्लोरोफिल पिगमेंट की वजह से ऑब्जर्व की जाती है। अगर क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होगा हमारी लीव्स में, तो जो हमारी सनलाइट है ना, वो प्लांट्स यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। तो प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स सनलाइट की एनर्जी यूटिलाइज करते हैं क्लोरोफिल की मदद से, फिर सॉइल से न्यूट्रिशंस लेते हैं, वाटर लेते हैं, अपने आसपास के नेचर से, एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और उन सबको मिक्स करके वो क्या बनाते हैं? वो कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं और फैट्स बनाते हैं, और फिर उन्हें ही यूटिलाइज करते हैं। ठीक है। चलिए, अब हमारे पास टॉपिक 1.1, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब इसमें हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स किस किस मोड से, मतलब किस किस तरीके से अपने न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है। तो प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। तो हमारे प्लांट्स क्या है? प्लांट्स ओनली एक अकेले ऑर्गेनिज्म पूरी अर्थ पे, और कोई अर्थ पे नहीं है जो अपना फूड खुद बना सकता हो। किनका यूज करके? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स है। कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म नहीं है जो अपना फूड खुद बना सकता हो वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स। ठीक है। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग, और रॉ मटेरियल जो होता है उन्हें उनके सराउंडिंग से मिल जाता है। जैसे उन्हें वाटर में मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड में मिल जाती है, मिनरल सॉइल से मिल जाती है, तो सनलाइट मिल जाती है, तो उन सब चीजें अवेलेबल होती हैं। The nutrients enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies, and provide the energy to carry out their life process. अब ये न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं ये लिविंग ऑर्गेनिम्स को एनेबल करते हैं। एनेबल मतलब अलाउ करते हैं किस चीज के लिए? जिससे वो अपनी बॉडी बना पाते हैं। अगर न्यूट्रिएंट नहीं होंगे या फिर तो मतलब वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। टू ग्रो करने के लिए वो न्यूट्रिएंट्स
यूटिलाइज करते हैं रिपेयर करने के लिए। अगर आपके कहीं चोट लग गई, अगर देखिए आपके पेरेंट्स भी क्या कहते हैं, आपके पेरेंट्स कहते हैं कि खाना ज्यादा खाओ, ताकत मिलेगी। तो खाने में ऐसा क्या होता है, ताकत मिलती है, खाने में न्यूट्रिएंट्स होते हैं और न्यूट्रिशंस ही आपको ताकत मिलती है। अब आप, अगर आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स ही नहीं होंगे तो आप अपनी बॉडी नहीं बना पाएंगे, आप ग्रो नहीं कर पाएंगे और डैमेज पार्ट्स को अपने रिपेयर नहीं कर पाएंगे, और ना आपको एनर्जी मिलेगी अपनी लाइफ प्रोसेस को कंटिन्यू करने की। तो न्यूट्रिशंस भी एक बहुत नेसेसरी पार्ट है हमारी लाइफ का। ठीक है। Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. तो ये न्यूट्रिएंट्स, अभी तक आपने पढ़ा था न्यूट्रिएंट्स, लेकिन ये न्यूट्रिशन क्या है, ये न्यूट्रिशन है क्या? तो देखिए आपको न्यूट्रिशन की भी डेफिनेशन दी इन्होंने। न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन एक मोड है फूड को लेने का किसी ऑर्गेनिज्म द्वारा, मतलब किसी फूड को खाने का जो मोड, मतलब आप कह सकते हैं किसी फूड को खाने के तरीके को, और उसकी जब यूटिलाइजेशन होती है हमारी बॉडी में तो हम उसे न्यूट्रिशन कहते हैं। तो आपको यहाँ पर न्यूट्रिशन की डेफिनेशन मिल गई। न्यूट्रिशन इज अ मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। ठीक है। Of the mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic nutrition. तो अब इसने कहा जो मोड होता है न्यूट्रिशन, मतलब द मोड ऑफ न्यूट्रिशन in which organisms make food themselves from simple substances called autotrophic nutrition. अब क्या होता है, जो हमारे प्लांट्स हैं वो खुद खाना बना सकते हैं अपना। तो ये यही कहना चाह रहा है, जो ऑर्गेन्स अपना फूड खुद बना सकते हैं, मतलब जो न्यूट्रिशन वो लोग खुद बनाते हैं, अपना खुद फूड बनाते हैं, उसे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं, मतलब खुद का बनाया हुआ न्यूट्रिशन। लेकिन ऐसा काम ओनली कौन कर सकता है, हमारे यहाँ तो प्लांट्स कर सकते हैं। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, इसलिए हम प्लांट्स को ही सिर्फ और सिर्फ ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। तो और आपको ऑटोट्रॉफिक का अगर नहीं समझ आया हो तो देखिए आपको यहाँ पर का इस तो ऑटोट्रॉफिक वर्ड को काट के भी यहाँ पे दिया गया है। ऑटो मतलब क्या होता है, सेल्फ, मतलब सेल्फ, और टॉप्स मतलब नरिशमेंट, जिसका क्या मतलब हुआ, सेल्फ नरिशमेंट, मतलब खुद को, खुद से ही खुद को अपने आप को नरिशमेंट करना, मतलब खुद का खुद खुद ने ही अपना खाना बनाया। ठीक है। तो आपको यहाँ ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की भी डेफिनेशन मिल गई और इसकी डेफिनेशन मिल गई आपको। आपको यहाँ पे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और ऑटोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफ्स की भी डेफिनेशन मिल गई। ठीक है। तो आपका ये पहली बात तो अभी आगे मैं आपको पैराग्राफ बताने वाला हूँ, ये पूरा पैराग्राफ ही आपका इम्पोर्टेंट और इम्पोर्टेंट है। ठीक है। एनिमल्स एंड मोस्ट ऑफ द ऑर्गेन्स टेक इन फूड एंड प्रिपेयर बाय प्लांट। अब एनिमल्स और बाकी सारे जितनी भी अदर ऑर्गेन्स है प्लांट्स को छोड़ के, वो फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स खाते हैं, मतलब वो उस फूड को खाते हैं जो प्लांट्स ने तैयार किया है। जैसे कि हम भी फल सब्जी इस टाइप की चीजें खाते हैं, हम खुद तो अपना न्यूट्रिशन खाते नहीं है, हम खुद तो अपना फूड बना के खाते नहीं है, तो हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं। तो जो ऑर्गेनिक्स, ज्यादातर ऑर्गेनिक्स एनिमल्स और बाकी सारे जितने भी अदर ऑर्गेनिक्स हैं, ज्यादातर ऑर्गेनिक्स उस फूड को खाते हैं जो प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं, और इसलिए हम उन प्लांट्स को क्या कहते हैं, हीटरोट्रॉप्स। क्या कहते हैं, हीटरोट्रॉप्स। ट्रॉप्स का मतलब आपको पता ही था, नरिशमेंट, और हीट्रो का मतलब है अदर, मतलब और किसी का बनाया हुआ नरिशमेंट, मतलब और किसी का बनाया हुआ खाना, खुद को खाना तो हम कहते हैं उसे हीट्रोट्रॉप्स, अदर नरिशमेंट। ठीक है। Paheli wants to know why what he cannot make food from carbon dioxide, water, minerals like plants do. पहली जानना चाहती है कि हम अपना फूड खुद क्यों नहीं बना सकते, हमारी बॉडी क्यों फूड नहीं बना सकती, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स है। तो ऐसा इसलिए है बच्चा, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास क्लोरोफिल नहीं है। कि हमारी जो लीव्स होती हैं उनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। वो क्लोरोफिल पिगमेंट सनलाइट की एनर्जी को यूटिलाइज करने में हेल्प करता है। लेकिन अगर हमने लेकिन हमारे पास क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है, तो हम सनलाइट की एनर्जी खाना बनाने के लिए, मतलब अपना फूड तैयार करने के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है। नाउ वी में आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट्स आर लोकेटेड। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपकी जो हम मतलब हमारे प्लांट्स में फूड फैक्ट्रीज होती हैं वो कहाँ पे लोकेटेड होती हैं, वेदर फूड इज मेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ ए प्लांट और ओनली इन सर्टेन एरियाज, या फिर
ओनली जो हमारा फूड है वो कुछ ही पार्ट्स में बनाया जाता है, फिर कई जगह? तो हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग? तो जो हमारे प्लांट्स हैं वो रॉ मटेरियल्स को भी कैसे ऑब्टेन करते हैं सराउंडिंग से? हाउ डू दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स, या फिर वो उन्हें ट्रांसपोर्ट कैसे करते हैं फूड फैक्ट्री से प्लांट तक? तो अब हम यही पढ़ने वाले हैं आगे के इस पैराग्राफ में। देखिए ये रहा, आपको बता दिया कि हमारे फूड फैक्ट्रीज प्लांट्स के कहाँ लोकेटेड होती हैं, इस टॉपिक 1.2 में पहली ही लाइन में, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। ठीक है, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। लीव्स क्या है? हमारी फूड फैक्ट्रीज होती हैं प्लांट्स की। क्या है? आपको उस वाले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स कहाँ लोकेटेड होती हैं, तो हमारी लीव्स होती हैं प्लांट्स की फूड फैक्ट्री। ठीक है, therefore all the raw material must reach the leaf। इससे जितना भी रॉ मटेरियल है वो हमारी लीफ तक जरूर पहुंचाना चाहिए। Water minerals present in the soil are observed by roots and transported to the leaves। अब वाटर और मिनरल्स होते हैं सॉइल में प्रेजेंट, वो सब कौन ऑब्जर्व कर लेती है? वो सब हमारी रूट्स ऑब्जर्व कर लेती हैं और लीव्स तक वो ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। मतलब पहले तो उन्हें रूट्स ऑब्जर्व करेंगे वाटर मिनरल्स को, फिर वो स्टेम तक पहुंचेंगे। स्टेम से वो स्टेम के अंदर कुछ पाइप लाइक वेसल्स होती हैं, उन वेसल से वो हमारी ब्रांचेस तक पहुंचेंगे और ब्रांचेस से वो हमारी लीफ तक पहुंचेंगे। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज टेकन, एक सेकेंड आगे पहुंच जाते हैं। हाँ, इज टेकन थ्रू द टिनी टिनी पोर्स, टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। तो ये जो हमारी ये एयर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब कहाँ से ली जाती है? ये कार्बन डाइऑक्साइड टिनी पोर से ली जाती है, हमारी सरफेस ऑफ द लीफ से। ठीक है, कहाँ से ली जाती है? सरफेस ऑफ द लीफ से, टिनी पोर से। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गाल सेल्स, और ये जो पोर्स होते हैं ये गाल सेल से कवर होते हैं। किससे कवर होते हैं? गाल सेल से कवर होते हैं। ठीक है, और इन पोर्स को हम क्या कहते हैं? हम इन पोर्स को स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा, स्टोमेटा कहते हैं। ओके, चलिए अब आगे है। बूजो वांट्स टू नो हाउ वाटर मिनरल्स आर ऑब्टेन्ड बाय रूट्स एंड लीव्स द लीफ। लेकिन अभी तक इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया कि जो हमारे वाटर मिनरल्स होते हैं ये रूट से ऑब्जर्व होकर लीफ से कैसे पहुंचते हैं। तो अब देखिए, आपको अगले पैराग्राफ में यही बता रखा है। Water minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the roots, stem, branches and the leaf। अभी जो वाटर मिनरल्स होते हैं ये लीव्स तक ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं उन वेसल्स की मदद से जो पाइप्स की तरह रन करती हैं। मतलब एक पाइप लाइक वेसल्स होती है, मतलब कुछ पाइप्स होते हैं हमारी स्टेम्स के अंदर जिनसे वो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो ऊपर जाते हैं, हमारी लीव्स तक पहुंचते हैं। तो ये एक पाइप्स की तरह रन करती हैं जो हमारी रूट से होती है, स्टेम से होती है, ब्रांच से होती है, लीफ तक पहुंचती हैं। और ये और इन्हीं के अंदर हमारे बॉटम मिनरल्स भी सारा रास्ता पार करके, मतलब स्टेम से ब्रांचेस लीव्स तक पहुंचते हैं। ठीक है, they form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf। और इसी तरीके से हमारे कंटिन्यूस पाथ या पैसेज सा बन जाता है लीफ तक न्यूट्रिशंस पहुंचाने का और वाटर पहुंचाने का। दे आर कॉल्ड वेसल्स, और हम उन्हीं पाइप जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? वेसल्स कहते हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट्स इन चैप्टर 7। और बाकी आप लोग चैप्टर 7 में और पढ़ लेंगे इस चीज के बारे में, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स के बारे में। ठीक है, चलिए चलिए पहले आगे करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी केस स्टडी सी उन्होंने दे रखी है सेल्स के बारे में, हम इसे पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। यू हैव सीन दैट बिल्डिंग्स आर मेड ऑफ ब्रिक्स। आपने देख रखा है कि जो हमारी बिल्डिंग्स होती हैं वो ब्रिक्स से बनी होती हैं। सिमिलरली द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेन्स आर मेड अप ऑफ टिनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। इसी तरीके से वो बॉडीज होती हैं लिविंग ऑर्गेन्स की, छोटे छोटे सेल्स से बनी होती हैं जिन्हें हम टिनी यूनिट्स कहते हैं, उन्हें हम सेल्स कहते हैं। छोटे छोटे यूनिट से बनी होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? सेल्स कहते हैं। मतलब हमारी बॉडी ऐसा नहीं है कि हम पूरे हम ऐसे ही बन गए हैं, हमारी जो बॉडी है उसमें बहुत छोटे 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 से सेल्स होते हैं और उन्हीं सेल से हमारी बॉडी बनी होती है। सेल्स कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप, और जो हमारे सेल्स हैं
वो ओनली माइक्रोस्कोप के अंदर ही हम देख सकते हैं। सम ऑर्गेनिम्स आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, और कुछ ऑर्गेनिम्स ऐसे होते हैं जो ओनली वन सेल से बने होते हैं, मतलब एक ही सेल के होते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो हम अगर अपनी शरीर के अंदर देखेंगे तो हम बहुत सारे सेल से बने हैं, हमारे पास कोई एक सेल नहीं है। हम तभी इतने बड़े हो पाए क्योंकि हमारे अंदर बहुत सारे सेल हैं, और हमारे अंदर मतलब आप कहेंगे आपके अंदर करोड़ ऑफ सेल हैं, और नन्हे नन्हे से हैं, और जिससे आप आज इतने बड़े बनी हुई हैं। ठीक है, तो इन्हीं तीन यूनिट्स को हम सेल्स कहते हैं, लेकिन ये इतनी छोटी होती हैं कि हम इन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं। सम ऑर्गेन्स आर मेड ऑफ ओनली वन सेल, और कुछ ऑर्गेन्स ऐसे भी होते हैं जो ओनली एक ही सेल से बने होते हैं। The cell is enclosed by a thin outer boundary. अब जो हमारा सेल होता है, ये इंक्लोज होता है थिन आउटर बाउंड्री से, मतलब इसके चारों तरफ देखिए ये है हमारा सेल। ये आप देख रहे हैं बीच बीच में ये जो गोल गोल से हैं, इनके अंदर हमारा सेल है। ठीक है, अब ये क्या होता है, हमारा सेल एक राउंड से स्ट्रक्चर से वो होता है, क्या होता है, कवर होता है। देखिए ये रहा आपको, ये जो आपको देख रहा है ना लाइन से खिंचनी इतनी लंबी लंबी, इन्हें हम कहते हैं वो स्ट्रक्चर, ये मतलब यही वो स्ट्रक्चर है जो कवर करता है इन सेल्स को। तो इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन जो होती है, ये हमारे सेल को चारों तरफ से प्रोटेक्ट करके रखती है। मोस्ट सेल्स हैव a distinct central spherical structure called nucleus, और ज्यादा सेलों के पास एक डिस्टिंक्ट सेंट्रल स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है, मतलब जैसे आपको तो ये वाली बाउंड्री बता दी मैंने, लेकिन कई सेल्स होते हैं जिनके पास एक सिंगल सेल होता है और उसके चारों तरफ बाउंड्री होती है। इसमें मतलब बहुत सारे सेल्स हैं एक बाउंड्री के अंदर, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है एक सिंगल सेल ही बाउंड्री के अंदर इंक्लूड होता है, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे न्यूक्लियस कहते हैं। तो देखिए आपको ये चारों तरफ देखना, इसके बीच में छोटा सा सेल है, और ये चारों तरफ से ऐसे न्यूक्लियस से कवर है। ठीक है, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब ये जो हमारा न्यूक्लियस होता है, ये भी एक जेली लाइक सब्सटेंस से कवर होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ये भी हमारा साइटोप्लाज्म से कवर होता है। अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ छोटी छोटी डॉट डॉट सी दिखेंगी। देखिए ये आपको डॉट 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 डॉट, ये सब ये जेली लाइक लिक्विड है जो हमारे इन सेल्स को चारों तरफ से कवर करता है, इसे हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो एक छोटी सी स्टडी में अभी आपको चार डेफिनेशन मिल गई। आपको ये पता चल गया कि सेल्स क्या होते हैं। तो द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेन्स आर मेड ऑफ टेनी सेल्स, टेनी यूनिट्स कॉल्ड सेल्स। तब उन्हीं को सेल्स कहते हैं जो ये बॉडी बनी होती है लिविंग ऑर्गेन्स की छोटी छोटी टेनी यूनिट्स। ठीक है, और हमारा जो सेल होता है वो एक बाउंड्री से घिरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। ये वाली जो बाउंड्री होती है ना पूरी, ये देखिए ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ कर्सर से, इसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है, और हमारे पास ज्यादा कई सेलों के पास एक अलग से बाउंड्री होती है जिसके अंदर एक सिंगल सेल होता है, तो हम उसे न्यूक्लियस कहते हैं। तो ये रहा, मोस्ट सेल्स हैव डिस्टिंक्ट सेंट्रल स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, और जो हमारा न्यूक्लियस होता है वो भी एक जेली लाइक सब्सटेंस से सराउंडेड होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये है आपका साइटोप्लाज्म जो आपको डॉट डॉट ही दिख रही है। द लीव्स हैव a green pigment called chlorophyll। अब हमारी लीव्स क्या होती हैं, हमारी लीव्स के पास एक ग्रीन कलर का एक पिगमेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। ये लीव्स को हेल्प करता है सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने में। किसे हेल्प करता है, लीव्स को हेल्प करता है सनलाइट की एनर्जी को कैप्चर करने में। दिस एनर्जी इज यूज्ड टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब ये जो एनर्जी होती है, ये फिर हमारा फूड तैयार करने में मदद करती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। हमारे पास क्लोरोफिल नहीं होता, मैंने आपको बताया था, इसलिए हम सनलाइट की एनर्जी को फूड बनाने में यूटिलाइज नहीं कर सकते। फूड बनाने में यूटिलाइज नहीं कर सकते तो हम अपना फूड खुद से नहीं बना सकते। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये चीज आ गई, ये एनर्जी सनलाइट की एनर्जी होती है, ये फूड को एक्सट्रैक्ट करने मतलब फूड को लाने में बनाने में मदद करती है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की साथ। ठीक है, since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it's called photosynthesis। ठीक है, तो जो सिंथेसिस होता है मतलब फूड का बनना ही ओनली सनलाइट के प्रेजेंस में होता है, क्योंकि सनलाइट की जो हमारी सनलाइट एनर्जी होती है वो ओनली सनलाइट के नीचे अवेलेबल होगी, और सनलाइट होगी तभी हम अपना फूड, तभी प्लांट्स अपना फूड बना सकेंगे।
और ये जो पूरी प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, हम उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और फोटोसिंथेसिस की भी यहाँ पे आपको काट के मतलब शॉर्ट में करके फोटो से और सिंथेसिस को अलग अलग करके काट के बताया गया है कि फोटो और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है। फोटो मतलब होता है लाइट और सिंथेसिस मतलब होता है कंबाइन, टू कंबाइन। जब हम अपने फूड को बनाने में उन मिनरल्स न्यूट्रिशेंट के साथ सनलाइट एनर्जी को मिक्स कर देते हैं तो हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो मतलब लाइट और सिंथेसिस मतलब कंबाइन, लाइट को कंबाइन कर देना। ठीक है। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. तो हमने देखा कि क्लोरोफिल और सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ये नेसेसरी होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए। इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑन अर्थ। ये एक बहुत यूनिक प्रोसेस होती है अर्थ में। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय लीव्स एंड स्टोर्ड इन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ फूड। क्योंकि इसी एनर्जी में जो हमारी सोलर एनर्जी होती है उसे कैप्चर किया जाता है और फूड की तरह उसे प्लांट्स के लिए स्टोर कर लिया, मतलब प्लांट्स उसे अपने फूड की तरह स्टोर कर लेते हैं। थस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसलिए आप ये भी कह सकते हैं कि जो सन है हमारा वो अल्टीमेट सोर्स है, मतलब अनलिमिटेड सोर्स है एनर्जी का सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। ठीक है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो आप कभी सोच सकते हैं कि लाइफ होगी हमारी अर्थ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी, क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो हमारे पास फूड कहाँ से आएगा। लोग भूखे मर जाएंगे, क्योंकि ना प्लांट्स अपना फूड बना पाएंगे तो प्लांट्स भी खत्म हो जाएंगे, प्लांट्स खत्म हो जाएंगे तो हम अपना फूड नहीं बना पाएंगे। ना प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड से, जब प्लांट्स नहीं होंगे तो ना हमें ऑक्सीजन मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो पूरी तरीके से ऑर्गेन्स खत्म हो जाएंगे अर्थ से। इसलिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के बिना अर्थ पर रहना नामुमकिन है। ठीक है। In the absence of photosynthesis, there would be not any food. अभी आपको बताया मैंने फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में हम लोगों के पास कोई फूड नहीं हुआ। The survival of all almost living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plant. अब आप इनडायरेक्टली कहें तो या फिर डायरेक्टली कहें, मतलब जितना भी सर्वाइवल है ना हमारे अर्थ पर प्लान, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेन्स हैं वो उनका सर्वाइवल हमेशा प्लांट्स पे ही इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली डिपेंड करता है, क्योंकि और कोई तरीका है ही नहीं फूड उगाने का हमारे लिए। क्योंकि फूड प्लांट्स एक ऐसा सोर्स है वो फुल सनलाइट की एनर्जी से अपना फूड बना सकते हैं। ठीक है। बेसाइड्स ऑक्सीजन विच इज एसेंशियल फॉर द लिविंग और फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑल ऑर्गेन्स इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। और अगर हम कहें तो ऑक्सीजन भी ओनली फोटोसिंथेसिस जब मतलब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ही प्रोड्यूस होती है। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होगी तो ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस नहीं होगी और हम ऑक्सीजन को नहीं ले पाएंगे। ठीक है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन दैट। इसलिए फोटोसिंथेसिस के एब्सेंस में लाइफ की जो हमारी क्या बोलते हैं लाइफ, लाइफ बिल्कुल इम्पॉसिबल हो जाएगी अर्थ पे। Beside leaves, photosynthesis also takes place in other green plants of the एक सेकंड सॉरी। हाँ, अब मैं पहले आपको एक फिर से ये जो ब्लू बॉक्स दे रखा है पहले हम ब्लू बॉक्स को पढ़ लेते हैं। ठीक है। Basal leaf photosynthesis also takes place in other green parts of the plant. तो अगर हम लीव्स की बात छोड़ें तो लीव्स की जगह जो हमारा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस होती है वो ग्रीन और ग्रीन पार्ट्स में भी प्लेस लेती है प्लांट्स की। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ओनली लीफ से हमारी फूड फैक्ट्री है प्लांट्स की, और जगह भी खाना बनता है प्लांट्स का। The desert plants have scale or spine-like leaves to reduce loss of water by transpiration. अच्छा एक सेकेंड, आपकी वाली लाइन लगी। हाँ, तो देखिए जो हमारा फूड है वो ग्रीन पार्ट्स में क्या हो जाए और अदर ग्रीन पार्ट्स, मतलब ऐसा नहीं है कि अब आप सोच रहे होगे कि आपके रूट्स में भी खाना बनना है, ऐसा नहीं होता। जो हमारा तो देखिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है वो ओनली उस पार्ट में वो होती है प्लेस लेती है जिसमें क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। और ज्यादातर क्लोरोफिल पिगमेंट ओनली लीव्स में ही होता है और किसी भी पार्ट में क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होता। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनकी स्टेम्स में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जिनके रूट्स में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, जिनके ब्रांचेस में क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, तो उनकी ऐसी जगह भी उनका खाना बनता है। ठीक है। The in the desert plants have scale or spine-like leaf to reduce loss of water by transpiration. अब जो हमारे डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनमें कुछ या फिर या तो स्केल लाइक लीव्स होती हैं या फिर स्पाइन लाइक लीव्स होती हैं। अगर आपने कभी देखी होंगी
तो जो आपके डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उसमें कुछ अलग टाइप की लीव्स होती हैं। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। देखिए, कुछ ऐसे करके लीव्स बनी होती हैं। देखिए ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके सीधी सीधी सी लीव्स होती हैं बिल्कुल। तो ये लीव्स ऐसी क्यों होती हैं? क्योंकि यहाँ पे देखिए अब आगे दे रखा है टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन। अब आपने ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस क्लास 6 में पढ़ी थी। ट्रांसपिरेशन क्या होता है? ट्रांसपिरेशन होता है हमारी जो पत्तियां होती है ना, पानी मतलब पत्तियां जो होती है हमारी प्लांट्स की, उनमें से धीरे धीरे कर पानी का लॉस होना, मतलब पानी को एवोपोरेट होना। जब पानी लीव्स के बॉडी से एवोपोरेट होता है तो हम उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ठीक है। तो जो हमारी डेजर्ट प्लांट्स होते हैं उनके पास ऐसी ऐसी खड़ी खड़ी सी लीफ होती हैं जिनमें क्या होता है, जिनमें इतनी पावर होती है कि वो मतलब जो थोड़ी ऐसी होती है वो पैनी पैनी, अगर उनसे ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस हो भी रही है तो क्या होगा, स्पाइन लाइक लीव्स हैं तो उसमें अगर पानी थोड़ा सा ऐसे निकलेगा ना तो इन्हीं के ऊपर पानी अटक जाएगा, सीधे गिरेगा नहीं। ठीक है। These plants have green stems which carry out photosynthesis। और इन पार्ट्स में ग्रीन स्टेम्स होती हैं। क्या होती हैं? ग्रीन स्टेम होती हैं जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करती हैं। ठीक है। अब वापस हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहां से हमने छोड़ा था। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates। The process can be represented in an equation। अब इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के बीच में क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स होते हैं, मतलब ऑफ लीव्स में, जो सेल होते हैं जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करते हैं कार्बोहाइड्रेट्स बनाने में। किसे बनाने में? कार्बोहाइड्रेट्स बनाने में। और ये इस प्रोसेस को, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को हम इस इक्वेशन से भी शो कर सकते हैं। देखिए ये वाली इक्वेशन क्या लिखा है यहाँ पे, देखिए क्या लिखा है। ओके, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, इतना बहुत है। देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की प्लस है, मतलब वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को जोड़ के क्या होता है हमारे पास, क्या बनती है हमारे पास, क्लोरोफिल पिगमेंट और सनलाइट की मदद से कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन प्रेजेंट मतलब हमें मिलते हैं। क्या यूज करते हैं हम? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूटिलाइज करते हैं, और सनलाइट और क्लोरोफिल। सनलाइट ऊपर होती है और क्लोरोफिल नीचे था, इन्होंने अपॉन वाली वैल्यू में दिखा दिया एक तरीके से। और उससे हमें क्या मिलता है? इन सबके कॉम्बिनेशन से कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन मिलते हैं। तो आपके पास ये क्वेश्चन भी लिखने के लिए आ सकती है एग्जाम में, तो इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है। और यहाँ पर आपको सेक्शन ऑफ लीफ की थोड़ी सी इमेज दी है। देखिए ये आपकी लीव्स है और लीव्स में ये आप छोटे ग्रीन पिगमेंट देख रहे हैं, यानी ये क्लोरोफिल कंटेनिंग पिगमेंट है। और ये चारों तरफ से गाल सेल से कवर है, क्योंकि स्टोमेटा है ना बीच में, आप देख रहे हैं छोटे छोटे छेद से वो दिखा रहे हैं, ये स्टोमेटा, और ये स्टोमेटा चारों तरफ से गाल सेल से कवर है। ठीक है। और ये आपकी स्टोमेटा ओपनिंग है, आपकी लीव्स की जो छोटी छोटी छेद हो रही है वो वाली स्टोमेटा ओपनिंग है। ठीक है। और ये आपको छोटे से प्लांट की फोटो दिखाई गई है जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है। चलिए, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज। अब इस प्रोसेस में एक बाय प्रोडक्ट और होता है, मतलब ओनली आपका कार्बोहाइड्रेट ही नहीं बनता, उसके साथ साथ आपकी ऑक्सीजन भी रिलीज होती है इसी प्रोसेस में। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट्स द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। और एक चीज और है, अगर आपकी आपकी अगर लीव्स में स्टार्च है ना, अगर आप स्टार्च का टेस्ट करते हैं, जैसे कि आपने क्लास 6 के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा था ना, कि चैप्टर नंबर 1 और 2 में पढ़ा था कि स्टार्च का जो टेस्ट था वो कैसे किया जाता है। अगर आप टेस्ट को करके देखेंगे तो आपको देखेंगे कि अगर उसमें स्टार्च आपको मिलता है आपकी लीव्स में, तो आप समझ लीजिए कि आपकी लीव्स में फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस जरूर होती है, क्योंकि स्टार्च एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही होता है और कार्बोहाइड्रेट ही फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बनता है। ठीक है।
स्टार्च ऑल्सो एक कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च भी एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही होता है। चलिए, अब हमारे पास एक्टिविटी 1.1 क्या है? एक्टिविटी 1.1, ठीक है। टेक टू पॉटेड प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड। अब आप एक ही काइंड के मतलब एक ही टाइप के सेम प्लांट्स लीजिए। कीप देम वन इन द डार्क और इन ए ब्लैक बॉक्स। अब आप उन्हें एक प्लांट को जो किसी डार्क जगह पर रख दीजिए, मतलब जहां पर बिल्कुल अंधेरा हो, सनलाइट तो बिल्कुल भी ना पहुंचे, और या फिर 72 घंटे के लिए, मतलब फॉर 72 आवर्स, या फिर और दूसरे को सनलाइट में रख दीजिए इतने ही टाइम के लिए। 72 आवर्स मतलब आप बताइए कितना टाइम हो गया। हाँ, चलिए आपको वैसे न, पहले तो आप कमेंट करके बताइए 72 आवर्स कितने डेज होंगे। 72 आवर्स मतलब 3 डेज, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, 72 आवर्स के लिए एक प्लांट को तो डार्क में रख देना है, और एक प्लांट को आपको सनलाइट के नीचे रख देना है, ठीक है। परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। अब आपने आयोडीन टेस्ट किया था, अगर आपको याद हो क्लास 6 में, तब आपको उस प्लांट दोनों प्लांट्स की लीव्स के साथ एक आयोडीन टेस्ट करना है, ठीक है। रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स। अब उन रिजल्ट्स को रिकॉर्ड करो, ठीक है। नाउ लीव द पॉट Now leave the pot which was earlier kept in the dark in the sunlight for 3 to 4 days. अब आपने जो पॉट अंधेरे में रख दिया था 3 दिनों के लिए, अब आप उसे उजाले में रखो, सनलाइट के नीचे रखो 3 4 दिनों में, और फिर से 3 4 दिन बाद आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करो उसकी लीव्स पर। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। और जो आपकी ऑब्जर्वेशन देखो उन्हें अपनी नोटबुक में नोट कर लो। अब आप क्या नोटिस करेंगे? अब आप नोटिस करेंगे कि जो हमारा आपका प्लांट था, जब आपने पहले उसे वहां रखा था, कहाँ पे रखा था, जब आपने उस प्लांट को वहां पे रखा था अंधेरे में, तो आपके प्लांट में स्टार्च नहीं आया, क्योंकि आपका प्लांट ने सारा स्टार्च यूटिलाइज कर लिया, और उसे सनलाइट नहीं मिली और स्टार्च बनाने में, मतलब अपना फूड और बनाने में। अब आपने उसे 3 4 दिन के लिए फिर सनलाइट में रख दिया, तो आप देखोगे कि जो आपका फूड, जो आपका प्लांट था, वो प्लांट की लीफ थी, उसमें आप आयोडीन टेस्ट करेंगे तो आपको उसमें स्टार्च मिलेगा। क्या मिलेगा? स्टार्च मिलेगा। तो इससे आपको क्या कंफर्म होता है? इससे आपको ये कंफर्म होगा कि हमारा जो प्लांट्स होता है, मतलब जो हमारा प्लांट होता है, वो सनलाइट के प्रोसेस में ही अपना फूड बनाता है, और उसका फूड क्या होता है? स्टार्च होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपको एक छोटी सी चीज देती है, बूजो ने ऑब्जर्व सम प्लांट्स विद डीप रेड, वायोलेट और ब्राउन लीव्स। अब बूजो ने क्या देखा, कुछ प्लांट्स कैसे होते हैं कि जैसे डीप रेड है, मतलब बहुत डार्क रेड है, फिर वायोलेट कलर की लीव्स है उसके बाद, फिर ब्राउन कलर की लीव्स है। ही वांट्स टू नो वेदर दीज लीव्स आर आल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अभी तक आपने ये पढ़ा, ओनली वो पाल्स प्लांट के फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस करते हैं जो ग्रीन कलर में होते हैं, लेकिन अब बूजो पूछना चाह रहा है, इन प्लांट्स के पास ग्रीन कलर तो होता ही नहीं है, इनके पास तो ब्राउन, रेड, येलो, ग्रीन, पता नहीं कौन कौन से कलर होते हैं, लेकिन इनके पास ग्रीन नहीं होता। तो क्या ये भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं? तो देखिए, अब आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी यहाँ पे मिल गया। The leaves other than green also have chlorophyll. अब जो लीव्स जो ग्रीन कलर की नहीं होती, उनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, मतलब ग्रीन कलर का ही क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ठीक है। The large amount of red, brown and other pigments mask the green color. अब क्या होता है, जब अगर उस प्लांट की लीव्स पर अगर कोई लार्ज अमाउंट ऑफ अदर कलर का पिगमेंट भी है, मतलब उस पर कोई और कलर का पिगमेंट भी है बहुत सारा, तो वो जो ग्रीन कलर होता है वो उस कलर के पीछे छिप जाता है। क्या हो जाता है? उस कलर के पीछे छिप जाता है। लेकिन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस इन लीव्स में भी टेक प्लेस करती है, मतलब इन लीव्स में भी होती है, ठीक है। अब है, you often see slimy green patches in ponds or stagnant वाटर बॉडी। अब आपने कभी देखा होगा कि स्लिमी चिपके से ग्रीन कलर के पैचेस पॉन्ड्स और स्टैग्नेंट वाटर, मतलब रुके हुए पानी में आपने देखेंगे। अब इन आपने वैसा अगर सुना हो तो आपने उन्हें काई के नाम से सुना होगा कि काई जम जाती है, सुना है आपने? तो ये जो स्लिमी ग्रीन पैचेस होते हैं, ये होते क्या है, तब हम यही पढ़ने वाले हैं। तो these are generally formed by the growth of organisms called algae. अब ये जो पैचेस से होते हैं ग्रीन कलर के,
ये ग्रोथ ऑफ ऑर्गेन जो मतलब कुछ ऑर्गेन्स की ग्रोथ की वजह से फॉर्म हो जाते हैं, जिन्हें जिन ऑर्गेन्स को हम क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्गी कहते हैं। कैन यू गैस व्हाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर? क्या आपने कभी सोचा है कि वो एल्गी ग्रीन कलर की क्यों होती है? दे कंटेन क्लोरोफिल व्हिच गिव्स देम द ग्रीन कलर, क्योंकि वो उनके पास भी क्लोरोफिल होता है, इसलिए वो ग्रीन कलर की होती है। क्या होती है? क्लोरोफिल पिगमेंट होता है उनके पास, जिससे जो उन्हें ग्रीन कलर देता है। एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। अब जो हमारी एल्गी है, ये अपना फूड खुद भी बना सकती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। ठीक है। अब हमारे पास सिंथेसिस ऑफ प्लांट्स फूड एंड देन अदर देन कार्बोहाइड्रेट। अब हम उन उस प्लांट फूड के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कार्बोहाइड्रेट्स के अलावा होता है। यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट्स थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। अभी आपने ये पढ़ा कि जो प्लांट्स होते हैं हमारे, वो कार्बोहाइड्रेट्स को सिंथेसाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से। ठीक है। द कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब देखिए, आपको ये पता चल गया कि कार्बोहाइड्रेट्स किससे बना होता है। कार्बोहाइड्रेट्स किससे बना होता है? कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। आप देखेंगे तो आपको इसकी शॉर्ट फॉर्म अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो देखिए आपको यहीं पे समझ में आ रहा है। कार्बन, कार्बो लिख रहा है तो कार्बन है ना। हाइड्रो लिखा, हाइड्रे लिख रहा है तो इसका मतलब हाइड्रोजन, और डेट्स लिख रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीजन ही होता है। ठीक है। तो these are used to synthesize other components of food such as protein and fat। अब ये जो हाइड्रोजन कार्बन ऑक्सीजन हम प्लांट को मिलती है कार्बोहाइड्रेट बनाने की हेल्प से, उससे क्या वो करते हैं, उससे हमारे प्लांट्स क्या करते हैं, प्रोटीन फैट्स इन सब को भी सिंथेसाइज कर लेते हैं। मतलब जो उन्हें कार्बन मिला, हाइड्रोजन मिला, ऑक्सीजन मिला, इन तीनों मटेरियल से जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो प्रोटीन और फैट्स को भी बना लेते हैं। बट प्रोटीन आर नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस व्हिच कंटेन नाइट्रोजन। लेकिन जो हमारे प्रोटीन होते हैं वो नाइट्रोजीनियस सब्सटेंसेस होते हैं जो नाइट्रोजन कंटेन करते हैं। फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स ऑब्टेन नाइट्रोजन? देखें प्लांट्स नाइट्रोजन कहाँ से ऑब्टेन करते हैं। Recall that nitrogen is present in abundance in gaseous form in the air। अब आप याद करिए कि जो नाइट्रोजन होती है वो हमारी बहुत ज्यादा मात्रा में गैसियस फॉर्म में प्रेजेंट होती है हमारी एयर में। मतलब आपको याद होगा कि 78% हमारी नाइट्रोजन होती है एयर में, 21% ऑक्सीजन होती है और 1% ऑफ अदर गैसें होती हैं, जिसमें 0.2% हमारी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है। चलिए, हाँ, however plants cannot absorb nitrogen in this form। लेकिन जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो डायरेक्ट इस गैसियस नाइट्रोजन को, मतलब जो हमारी हवा में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, उसे यूटिलाइज नहीं कर सकते। ठीक है। soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil। अब हमारे सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या करते हैं, जो हमारा गैसियस फॉर्म में जो हमारी नाइट्रोजन होती है उसे यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसे सॉइल में रिलीज कर देते हैं। ठीक है। मतलब जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन तब यूजेबल होती है जब वो गैसियस फॉर्म की जगह सॉइल में डिजॉल्व होती है। ठीक है। और तो सॉइल में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो उस गैसियस नाइट्रोजन को प्लांट्स के लिए यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। दीज आर ऑब्जर्व बाय द प्लांट्स अलोंग विद वाटर। और ये जो नाइट्रोजन होती है ये ऑब्जर्व कर ली जाती है, प्लांट्स प्लांट्स इसे ऑब्जर्व कर लेते हैं वाटर के साथ। ठीक है। Also, you might have seen farmers adding fertilizer rich in nitrogen to the soil। आपने ये भी देखा होगा फार्मर्स को कभी फर्टिलाइजर ऐड करते हुए जो नाइट्रोजन मिक्स होते हैं सॉइल में। इन दिस वे in this way the plants fulfill their requirement of nitrogen along with the other constituents। और इसी वे में प्लांट्स अपनी नीड्स रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेते हैं नाइट्रोजन की और कंस्टिट्यूएंट्स के साथ में और न्यूट्रिशंस के साथ भी। प्लांट्स कैन देन सिंथेसाइज प्रोटीन और विटामिन। और प्लांट्स नाइट्रोजन वगैरह टाइप के जितने भी मिनरल्स होते हैं उन्हें लेके प्रोटीन और विटामिन को सिंथेसाइज करते हैं और प्रोटीन और विटामिन को बनाते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इतना ही करवाना चाहूंगा, बाकी मैं आपको अगली वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। हैव ए नाइस